सो हेलो बच्चा पार्टी, हम पढ़ रहे थे क्लास 9 से सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। इसका हमने फर्स्ट लेक्चर देखा जिसमें हमने कुछ बेसिक्स चीज़ों के बारे में बात की। हमने डिस्कस किया कि डेमोक्रेसी होती क्या है, हमने इस वर्ड का ओरिजिन पढ़ा और हमने इस वर्ड का मतलब समझने की कोशिश की। इवन अब्राहम लिंकन के थ्रू दी गई डेफिनेशन को भी हमने यहाँ डिस्कस किया था कि उन्होंने कहा कि ये एक टाइप की गवर्नमेंट होती है जो बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल होती है। ठीक है। एंड इसके बाद में हमने कुछ कॉमन फीचर्स की बात की थी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ साथ हमने नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कुछ फीचर्स के बारे में भी डिस्कस किया था। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि जब मैं आपको फीचर्स डिस्कस कर रहा था डेमोक्रेटिक के और नॉन डेमोक्रेटिक के, तो हमें एक मौका मिला कि हमने आपस में इनको कंपेयर भी कर लिया। तो एक पंथ दो काज हो गए कि हमने इनके फीचर्स भी पढ़ लिए, साथ ही साथ इनके बीच में डिफरेंशिएशन जो करना था वो भी हमने कर लिया। आज हम इसको थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे और वन बाय वन कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स हम आपको समझा सके। तो आज का टॉपिक जो होगा दैट वुड बी द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। वो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये है डेमोक्रेसी। तो इसका जो पहला फीचर है वो है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी, इनके बीच में सबसे कॉमन जो एक सिस्टम देखने को मिलता है वो ये है कि जो डेमोक्रेटिक लीडर्स होते हैं या जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अपने लोगों के बिहाफ पे गवर्नमेंट में बैठ करके डिसीजन लेते हैं। मतलब डेमोक्रेसी के अंदर जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो रिप्रेजेंटेटर्स के पास में होती है जो कि इलेक्टेड होते हैं। तो ये सबसे बेस्ट फीचर है कि जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो इलेक्टेड लीडर्स के थ्रू लिए जाएंगे, कोई ऐरा गहरा करके डिसीजन नहीं ले लेगा देश के लिए। तो बात समझने वाली है, यहां पर लिखा है द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि जो डिसीजंस लेने हैं, पॉलिसीज बनानी है, लॉ बनाने हैं, कोई नया बिल लेकर आना है, कुछ नए अमेंडमेंट्स करने हैं, ऑल सच थिंग्स विल बी डन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स। और ये वो लोग हैं जिनको जनता ने चुन करके भेजा है, एक तरीके से इनडायरेक्ट मैनर में जो पीपल हैं वही डिसीजन ले रहे हैं। आप लोग ही डिसीजन ले रहे हैं, हम लोग ही डिसीजन ले रहे हैं। तो इसका सबसे बेस्ट फीचर यही है कि पीपल टेक और पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। गॉट इट। नाउ इसके अंदर और क्या होता है, यहां पे कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किस चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी? कुछ भी चीज अच्छी और कुछ भी चीज बुरी होती है। तो अगर आपके कोई ऐसा डिसीजन है जो कि शायद सही नहीं है, आपने कुछ ऐसा काम किया जो शायद सही नहीं है, गलत स्टेप उठ गया हमारी तरफ से, तो ऐसे में हम सबकी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मिलकर के उस चीज को सही करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। ओके, सो दिस विल बी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, द सेकेंड फीचर ऑफ दिस। मैं बात कर रहा हूं डेमोक्रेसी के फीचर्स का और उसका जो पहला फीचर है वो है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, और उसको मैं डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर जो भी सिचुएशन रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किसी एक की नहीं होगी, मिलकर के सभी की होगी, अल्टीमेटली पार्लियामेंट की होगी। और देखिए यहां पर जो चीजें, यहां हमें ये जो स्कोप मिला है, ये जो अपॉर्चुनिटीज मिली है, इस तरह का स्कोप अपॉर्चुनिटीज हमें मोनार्की के अंदर और डिक्टेटरशिप में देखने को दूर दूर तक नहीं मिलता। चाहे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या डिक्टेटरशिप हो, डिसीजन मेकिंग पावर वहां पर किसी एक ही पर्सन के पास में होती है या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल के पास में होती है। ठीक है, तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और उसका नुकसान कितना हो सकता है, आप सोचो कि अगर किसी एक पर्सन के पास में अथॉरिटी दे दी जाए सारे डिसीजन लेने की, तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है और काफी हद तक नेशन कहीं ना कहीं बहुत बैकवर्ड चला जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है बहुत ज्यादा अपवर्ड हो जाए। क्यों? क्योंकि जो डिक्टेटर होता है कहीं ना कहीं वो अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करता है, और अगर वो अच्छा है तो, जैसे हमने हिटलर के बारे में पढ़ा है। हिटलर ने जो कुछ भी किया वो अपने नेशन के लिए किया, जर्मनी के लिए किया, हालांकि तरीके गलत थे बट नेशन के लिए वो बहुत ज्यादा सीरियस था। तो यहां पर ये कहा गया कि इस तरह का जो सिस्टम है वो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या डिक्टेटरशिप में देखने को नहीं मिलता। इस चीज को और अच्छे से समझाने के लिए बुक में आपके एक एग्जाम्पल दिया है और वो है पाकिस्तान का। करें शुरू। देखिए भैया, इस एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये फर्स्ट फीचर क्या कहता है। तो यहां पर पाकिस्तान का एग्जाम्पल है, यहां मैंने फ्लैग लगाया और यहां पे परवेज मुशर्रफ के बारे में मैं कुछ आपको समझाना चाह रहा हूं। परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ थे, आर्मी जनरल थे। ठीक है, हुआ क्या, बात है 1999 की। 1999 में जनरल जो थे इनको मौका मिलता है और ये मिलिट्री के पावर को दिखाते हुए इन द ईयर एंड मंथ अक्टूबर 1999 ये क्या कर लेते हैं, पाकिस्तान के ऊपर एक तरीके से कब्जा कर लेते हैं। जो उनकी गवर्नमेंट होती है उसको तो हटा देते हैं और अपने आप को सेटअप कर देते हैं गवर्नमेंट की जगह पर।
सिंपल सी बात है। पाकिस्तान का किस्सा क्या है, पाकिस्तान के अंदर जो उनके सिविलियंस हैं वो अलग तरीके से चलते हैं, उनकी गवर्नमेंट अलग तरीके से, मिलिट्री का अपना खुद का ही रुतबा है। मिलिट्री, गवर्नमेंट एंड सिविलियंस, इन सब का सिस्टम बिल्कुल अलग अलग है। इसमें हुआ क्या, मिलिट्री ने उनकी जो गवर्नमेंट है उन्हीं को हटा दिया, और मिलिट्री का जो हेड था, जो आर्मी जनरल था जिसका नाम है परवेज मुशर्रफ, उसने अपने आप को सेटअप कर दिया। कैसे सेटअप कर दिया, एक तरीके से डेमोक्रेटिक लीडर, गॉट इट, उसने अपने आप को एज अ डेमोक्रेटिक लीडर सेटअप कर दिया, गॉट इट। चलिए भाई आगे देखते हैं और क्या हुआ। यहां पर बताया कि उसने डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट थी उसको वहां से हटा दिया, एंड ही हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड हिम एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द पाकिस्तान। उसने वहां पर जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको तो हटा दिया, और उसकी जगह पर, उस गवर्नमेंट की जगह पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर दिया सीई, अब सीईओ तो नहीं कहूंगा, सीई मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव, मतलब जो भी पावर है, जैसे प्राइम मिनिस्टर के पास में जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो सारी की सारी पावर्स इसने अपने हाथ में ले ली, ठीक है। एग्जीक्यूटिव होता है ना, 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जो एग्जीक्यूटिव होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, इवन प्रेसिडेंट को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो इसने अपने आप को एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठा दिया। चलो भाई और क्या हुआ देखिए, आगे चल करके जब इसके पास में पावर आ गई, सारे एग्जीक्यूशन की इसके पास में पावर आ गई, तो इसने अपनी पावर को चीफ एग्जीक्यूटिव से हटा करके अपने आप को डेजिग्नेट कर लिया प्रेसिडेंट। उसने अपनी पोस्ट को चेंज कर दिया एंड अपनी पोस्ट को क्या नया नाम दे दिया, प्रेसिडेंट। मतलब जो प्रेसिडेंट था उसको भी इसने हटा दिया, ओके। अब ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके पास में एग्जीक्यूटिव पावर होती है, जबकि प्रेसिडेंट क्या होता है, लेजिस्लेचर हेड, एग्जीक्यूटिव हेड और इवन जुडिशरी हेड भी होता है, और उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क करने वाला नहीं होता। तो इस पर्सन ने क्या किया, इस पर्सन ने अपने आप को एज अ प्रेसिडेंट डेजिग्नेट कर दिया खुद से ही, क्योंकि आर्मी का भाई पावर है इसके पास में। आगे चल करके इन द ईयर 2002, मतलब 2002 के अंदर इसने एक रेफरेंडम एक काइंड ऑफ प्रपोजल होता है, लॉ होता है, एक बिल होता है। तो रेफरेंडम इसने क्या किया, इनिशिएट किया, कंट्री के नाम पे एक रेफरेंडम निकाला और खुद को ही 5 साल का और एक्सटेंशन दे दिया। इसने कहा भैया 2002 के अंदर ये कहा कि जो प्रेसिडेंट मैं बना हूं, अब तो भैया शॉर्ट टाइम के लिए बनाऊं, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे तो नए प्रेसिडेंट को आप चुन लोगे, नहीं। 2002 में एक नया ऑर्डर पास किया गया और उस 2002 के ऑर्डर के हिसाब से अगले आने वाले 5 साल तक यही प्रेसिडेंट रहेगा, ऐसा उसमें अनाउंसमेंट था, ठीक है। तो ये रेफरेंडम क्या बोलता है कि ही हिमसेल्फ गिव और ग्रांट अ 5-year टाइम ड्यूरेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ हिज पोस्ट। उसने अपने 5 साल के लिए एक्सटेंशन दे दिया अपनी पोस्ट को, ठीक है भाई। आगे देखिए, इस बात को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और जितने भी डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट थे, उन सब ने ये कहा कि ये जो रेफरेंडम आया है ना, ये जो नया बिल आया है, ये जो नया एक लॉ आपने इनिशिएट किया है, ये तो सारा मेल प्रैक्टिसेस पे एक तरीके से बेस्ड है, और ऑल आर फ्रॉड, और जो कुछ भी है वो सब कुछ धोखा है। फ्रॉड करने के पर्पज से और मेल प्रैक्टिस के पर्पज से ये चीज़ की गई है। ये आपका 5 साल और एक्सटेंशन कर लेना अपने टाइम ड्यूरेशन को, दैट इज जस्ट, आप कह सकते हो ना, करप्शन का एक टाइप है, और करप्शन के लिए ही आपने ऐसा कुछ किया है। तो यहां पर ये कुछ हुआ। और देखिए, और इसके साथ में क्या किया, पहले नटशेल में समझ लीजिए। मिलिट्री अटैक इन अक्टूबर 1999 एंड after some time, after the 3-year time span, he himself designated him as president in the respect of chief executive, and after he has assigned himself a time duration of the 5-year extension, आगे चल करके क्रिटिसिज्म तो उसको मिलना ही था, बिकॉज ही हैज डन सच थिंग्स जो कि सही नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं थी, ठीक है। और क्या हुआ देखिए, आगे चल करके ये बात हमने जो बताई आपको वो है 2002 के अर्लियर मंथ्स की, एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स एक और नई चीज हुई। अगस्त 2002 में जब इसने अपने आप को डेजिग्नेट कर लिया, 5 साल के लिए अपना टाइम स्पैन एक्सटेंड कर लिया, तो इसने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर दिए। क्या किया इसने, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए इन द ईयर अगस्त 2002, ओके। और इसको कहा जाता है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, ठीक है।
लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में मेजरली इसने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर दिए। बड़े चेंजेस क्या थे, उसमें से दो बड़े चेंजेस है जो आपको यहां दिखाए गए हैं। पहला जो चेंज है वो ये है कि प्रेसिडेंट के पास में इतनी पावर होगी कि जो भी असेंबली चुनी गई है या जिस भी असेंबली के थ्रू देश में काम चल रहा है उसको प्रेसिडेंट कभी भी डिसमिस कर सकता है। सोचो कितनी अजीब सी बात है। ऐसा कब होता है, ऐसा इमरजेंसी के टाइम में होता है। इमरजेंसी होती है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसे सिचुएशन को डिनोट किया गया है कि अगर कभी इमरजेंसी लाइक सिचुएशन हो जाए, एक्सटर्नल इन्वेशन हो जाए या फिर आपके सिविल वॉर हो जाए या आपके मॉनेटरी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, तो आप सारा पावर जो होता है गवर्नमेंट से हट करके प्रेसिडेंट के हाथ में चला जाता है। इस तरह की पावर इमरजेंसी के टाइम में होती है। लेकिन इसने तो भैया क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नया एक टाइटल ही दे दिया जिसको कहा गया लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। और इसमें सबसे पहला जो इसने काम किया वो ये किया कि प्रेसिडेंट अगर चाहता है तो देश की नेशनल असेंबली को और प्रोविंशियल जो असेंबलीज हैं जितनी भी चाहे स्टेट्स में चल रही हो उन सबको ये डिसमिस कर सकता है। दिस वॉज हिज फर्स्ट एक्चुअली डन टास्क इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये अमेंडमेंट हुआ। दूसरा अमेंडमेंट इसने क्या किया, इसने कहा कि जो सिविलियंस के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम सिविल कैबिनेट भी कहते हैं, जिसके अंदर अलग अलग वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला किस्सा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 टाइप के मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर। तो वो जो सिविल कैबिनेट है, सिविलियंस के लिए काम करने वाली कैबिनेट है, उसको सुपरवाइज कौन करेगा, मतलब जो मिनिस्टर्स हैं सारे, उनके ऊपर नजर कौन रखेगा कि वो काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो नजर रखेगा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देश की सिक्योरिटी करने वाली जो आर्मी है वो इनको भी सुपरवाइज करेगी कि ये क्या लोग सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या इनकी पॉलिसी सही है कि नहीं है। अब सोचो, ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है इसके ऊपर डोमिनेशन किसका है, ऑफ कोर्स मिलिट्री का है। और ये जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं किसके लिए लॉयल हैं, ऑफ कोर्स परवेज मुशर्रफ के लिए। कितना दिमाग से इसने सारा का सारा वर्क और सारा का सारा वर्किंग जो ऑर्डर था उसको चेंज कर दिया। सबसे पहले तो अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया, एग्जीक्यूटिव पावर इसने अपने हाथ में ली। फिर एग्जीक्यूटिव पावर हाथ में लेने के बाद में एक ऐसा लॉ बनाया जिसके थ्रू इसने अपने आप को एज अ प्रेसिडेंट कंसिडर कर दिया। फिर प्रेसिडेंट कंसिडर करने के बाद में इसने अपने टाइम स्पैन को बढ़ा दिया। टाइम स्पैन बढ़ाने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट अपने बिहाफ पे किए कि पहला तो असेंबली कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट आप बना रहे हो ना उसको डिसॉल्व कभी भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी मिनिस्टर्स अपॉइंट होंगे, काम अकेला तो नहीं कर पाएगा ना ऑफ कोर्स, तो ऐसे में जितने भी मिनिस्टर्स यहां अपॉइंट किए जाएंगे उनके ऊपर नजर रखने वाला, क्या वो काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, नजर रखने वाला कौन होगा, सिक्योरिटी काउंसिल। और सिक्योरिटी काउंसिल किसके लिए लॉयल है, ऑफ कोर्स परवेज मुशर्रफ के लिए। तो ये जो कुछ भी चीज हुई इसने एक चीज तो साबित कर दी और वो ये था कि किसी भी कंट्री में अगर इस तरह का सिचुएशन है तो वहां पे डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सो डिसीजन लेने वाला कौन है, इंडिविजुअल। और जो इंडिविजुअल ने डिसीजन लिए वो आप देख ही पा रहे हो कि कितना क्रिटिकल है और क्रिटिसिज्म के लायक है। तो ऐसे में हमारे सामने एक नया ऑप्शन आता है और फर्स्ट फीचर आता है डेमोक्रेसी का, और वो है कि अगर डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। कि डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए वे उन लोगों के हाथ में होनी चाहिए जो लोग इलेक्टेड हैं, नॉमिनेटेड नहीं, जो इलेक्टेड है, जनता ने जिनको इलेक्ट करके भेजा है उनके पास में ये फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। उन्हीं के पास में ये पावर होना चाहिए कि अगर वो चेंजेस लाना चाह रहे हैं, नए लॉ बनाना चाह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं, तो ऑल सच थिंग्स मस्ट बी डिसाइडेड बाय सच पीपल जिनको लोगों ने चुना है और वो लोग लोगों में से आए हैं, जनता के अंदर से आए हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल और फर्स्ट फीचर था डेमोक्रेसी का। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। परवेज मुशर्रफ वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जान के रखिएगा, समझ के रखिएगा। इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि नेक्स्ट और क्या फीचर है, और एक और स्टोरी इसके साथ कनेक्ट करेंगे और एक देश का एग्जांपल लेंगे और समझेंगे कि डेमोक्रेसी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और उसके फीचर्स क्या क्या और हो सकते हैं। तब तक के लिए इसको समझें, स्टडी करें और कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।